हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक है एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को आज हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, ईवीएस हो और सीडीपी पे में तो इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं, है ना। ये जो सीरीज़ मैंने सीडीपी की स्टार्ट की है, ये टारगेट सीटेड जुलाई 2024 के लिए है या अदर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए ये इक्वली हेल्पफुल रहेगा। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में हम एनसीएफ को कवर करेंगे पूरे टॉपिक को, तो बने रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए पढ़ते हैं, क्या है एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है क्या, है ना, क्या है, किस तरह से इसको डेवलप किया गया, क्यों डेवलप किया, इन सब चीज़ों को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है क्या। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 क्या है। एनसीएफ 2005 भारत की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद बोलते हैं, द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है। यानी एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफ को डेवलप किया गया था। एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, जिसको डेवलप किसने किया था, एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो इसने डेवलप किया था और ये इस क्रम में ये चौथा है ना, चौथा डॉक्यूमेंट है, यानी इससे पहले 4 डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। यानी इसके चेयरमैन या अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है इसके, यानी एनसीएफ को बनाने वाले यानी डेवलप करने वाले चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर यशपाल, याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में, यानी चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर यशपाल। और किसने डेवलप किया था, एनसीईआरटी ने डेवलप किया था 2005 में। इससे पहले और 3 आ चुके हैं, तो ये चौथा डॉक्यूमेंट है ना, कहने का मतलब ये है। अब इसमें क्या बताया गया था, क्यों ये डेवलप किया गया था, वो हम आगे पढ़ते हैं। यह पाठ्यचर्या भारत में स्कूल के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पाठ्यचर्या है, ये जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है, कैरिकुलम। ये किस लिए डेवलप किया गया था कि हमारे स्कूल का जो कैरिकुलम, जो हमारे भारत में जो स्कूल्स चल रहे हैं उसका कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, किस तरह की पुस्तक यानी किस तरह के टेक्स्ट बुक को हमें रखना है, किस तरह से शिक्षण करना है, यानी किस तरह से टीचिंग मेथड का यूज करना है, कौन कौन से टीचिंग मेथड को इंक्लूड करना है, इन सब चीज़ों का गाइडलाइन प्रिंसिपल था, है ना, गाइडलाइन प्रिंसिपल बनाया गया था। गाइडलाइन प्रिंसिपल का मतलब है कि दिशा निर्देश दिया गया था इस डॉक्यूमेंट में, है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि यह पाठ्यचर्या भारत में स्कूल के लिए पाठ्यक्रम बताएगा, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने के लिए, शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है ना। यह एक प्रकार का दस्तावेज है। दस्तावेज का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें 5 अध्याय है, यानी कितने अध्याय है, 5 अध्याय है। इस रूपरेखा में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, इसमें गाइडलाइन दी हुई है, कुछ गाइडलाइन प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। और ये गाइडलाइन प्रिंसिपल या रूपरेखा जो है, ये कितने से कितने क्लास के लिए बनाई गई है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। किस तरह के बुक्स को आपको स्कूल में चलाने हैं, किस तरह का आपको कैरिकुलम डेवलप करना है, किस तरह के मेथड को क्लासरूम में यूज करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है
एनसीएफ में। और अगर क्लास पूछा जाए तो किस क्लास से किस क्लास तक एनसीएफ लागू होता है, तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए ये रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में की गई है। यानी इसको किस में इंक्लूड किया गया, 8th शेड्यूल में। 8वीं अनुसूची का मतलब क्या है कि 8th शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है। और दी गई है और सभी भाषाओं में किया गया है। इसकी उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। यानी इसको बनाने का जो बेस दिया गया है, जिससे मतलब आप वो मोटिवेट होकर आप ये बोल सकते हो कि जिससे प्रेरित होकर बनाया गया है, वो क्या है, एक रविंद्रनाथ टैगोर का क्या था, निबंध था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सभ्यता और प्रगति, यानी सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस नाम से एक नॉवेल था जिसको हम निबंध बोलते हैं। और वो किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध था। उसके रविंद्रनाथ टैगोर ने इस निबंध को लिखा था, उससे प्रभावित होकर इस एनसीएफ डॉक्यूमेंट को बनाया गया है। और इस एनसीएफ डॉक्यूमेंट को कहाँ इंक्लूड किया गया है, 8वीं अनुसूची में, यानी 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड किए हुए हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखना है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए बनाया गया था। सूची कौन सी थी, अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में इंक्लूड किया गया है। किससे प्रभावित थे, किससे मोटिवेट होकर इसको बनाया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक निबंध थी जिसको हम सभ्यता और प्रगति के नाम से जानते हैं, यानी सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे और क्या क्या हमें एनसीएफ में पढ़ना है। द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज द 4th नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन 2005 बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये चौथा डॉक्यूमेंट है। इससे पहले 3 और डॉक्यूमेंट आ गए हैं। और इस डॉक्यूमेंट को डेवलप करने वाला कौन है, कौन सी एजेंसी है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनसीईआरटी बोलते हैं। क्योंकि जितने भी आपको देखोगे बहुत सारी बुक्स जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, उसको डेवलप करने का काम कौन करता है, एनसीईआरटी, है ना। तो जो अभी हम जितने भी अभी आप सीटेट में बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो, सेकेंडरी लेवल की हो, ये जितने भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो बुक्स बहुत ही अच्छी और स्टैंडर्ड फॉर्म की होती है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से पहले डॉक्यूमेंट आ चुके हैं एनसीएफ 2005 से पहले। इट प्रीसीडर्स वेयर पब्लिश्ड इन 1975, 1988 और 2000। यानी इससे 2005 से पहले सबसे पहला डॉक्यूमेंट कब आया था, पहला डॉक्यूमेंट आया था 1975 में, फिर 1988 में, फिर 2000 में, और उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट कब आया जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एनसीएफ 2005। ठीक है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2005। इससे पहले कौन कौन सा आया था आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे इससे पूछ लिया जाता है कि इससे पहले कौन कौन से थे। थोड़ा से नंबर का फेरबदल कर देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 75 में आया था, 1975 में, 1988 में और 2000 में आया था। ठीक है। और उसके बाद एनसीएफ 2005 आया था। बेस्ड ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के, यानी इस एनसीएफ को डेवलप करने के लिए जो बेस था, यानी किस थीम पर बनाया गया था। आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि इस एनसीएफ को बनाने की थीम क्या थी, तो थीम थी लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के, एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986-1992। इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर एनसीएफ 2005 को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, है ना। लर्निंग विदाउट बर्डन to make learning a joyful experience and move away from the textbook to be a basis for examination and remove stress from the children। यानी लर्निंग विदाउट का मतलब ये है कि आपको जो लर्निंग करनी है वो बर्डन के साथ नहीं करनी है, विदाउट बर्डन, यानी आपकी जो लर्निंग होनी चाहिए वो जॉयफुल होनी चाहिए। आप इंजॉय करके पढ़ाई कीजिए। आपको ऐसा नहीं कि आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको पढ़ना ही है और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए हो पढ़ाई के बोझ से। आपको पढ़ाई को बहुत खेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, जॉयफुल तरीके से पढ़ना है और जॉयफुल एक्सपीरियंस लेना है। ऐसा नहीं कि रटाफिकेशन पर आपका पूरा बल रहना चाहिए कि रट रहे हैं, कुछ दिनों बाद उसे भूल जा रहे हैं, फिर रट रहे हैं, फिर भूल जा रहे हैं। तो इस तरह का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। टेक्स्ट बुक पर पहले क्या था
कि हम पूरी तरीके से टेक्स्ट बुक पर डिपेंडेंट थे कि जो है सो टेक्स्ट बुक है। यानी पहले क्या था कि पहले हम ये मानते थे कि टेक्स्ट बुक इज ओनली द सोर्स ऑफ लर्निंग, लेकिन अब क्या हो गया है, एनसीएफ 2005 के बाद हम टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट को हमने चेंज किया है और हमने क्या बताया कि टेक्स्ट बुक क्या हो गई है, वन ऑफ द सोर्स है, नॉट ओनली द सोर्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो जो एक स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रहा आ रहा था कि पहले उसको चेंज करने की कोशिश की गई है, किसमें, एनसीएफ 2005 में। रिमूव द स्ट्रेस ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों का बच्चों के दिमाग में हर समय जो एग्जामिनेशन का प्रेशर रहता था, है ना, कि एग्जाम देना है, पास होना है, एग्जाम देना है, पास होना है, क्या करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, इस चीज को कम करने की कोशिश की गई है। बच्चे को स्ट्रेस, जो बच्चे स्ट्रेस फील कर रहे थे, बच्चे क्या कर रहे थे, बहुत ही बर्डन फील कर रहे थे, उसको कम करने की कोशिश की गई है। इसीलिए इस एनसीएफ के कॉन्सेप्ट को किस पर बेस्ड किया गया है, लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, शिक्षा बिना बोझ के। चलिए और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आगे देखते हैं। NCF 2005 has been translated into 22 language and has influenced by the syllabus in 17 state। यानी NCF 2005 को कितने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, यानी कितने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, तो टोटल 22 लैंग्वेज में, है ना, 22 लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है और 17 स्टेट में इसको अप्लाई किया गया है। यानी 17 स्टेट के सिलेबस पर ये क्या किया है, इसका प्रभाव है। यानी कुल 17 ऐसे राज्य हैं जहां पे एनसीएफ 2005 की गाइडलाइन को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। और कितने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया गया है, यानी ट्रांसलेट किया गया है, तो 22 लैंग्वेज, याद रखिएगा डेटा को, ठीक है, 22 लैंग्वेज इन 17 स्टेट, है ना। एनसीईआरटी प्रोवाइडेड ग्रांटेड ऑफ, ठीक है ना, ग्रांटेड ऑफ रुपीज टू, कितना है, 1 10 100,000 10,000 लाख, है ना, 10 लाख, यानी 10 लाख रुपीज to all state to promote NCF in their local language and to compare its current syllabus with the syllabus प्रपोज्ड। यानी कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी ने सारे स्टेट को कितने पैसे दिए, 10 लाख रुपए दिए और बोला कि आप अपने स्टेट में एनसीएफ के गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और अपने कुछ करंट सिलेबस में और जो सिलेबस प्रपोज्ड किया जा रहा है उसमें फेरबदल करके आप पढ़ाइए और आप गाइडलाइन प्रिंसिपल को फॉलो करना है आपको। ये किसने कहा, ये एनसीईआरटी ने कहा, जितने भी स्टेट्स हैं उनसे बोला, ठीक है। यानी लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है बच्चों को। अब क्या पढ़ना है, आगे देखते हैं हम एनसीएफ के बारे में। यानी कितने पैसे दिए, 10 लाख रुपीस सारे स्टेट्स को दिए गए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था पहले वाले कैरिकुलम का, वो हम पढ़ेंगे कि क्यों एनसीएफ 2005 का जरूरत पड़ा हमें। तो पहले का जो कैरिकुलम था, प्रॉब्लम ऑफ कैरिकुलम, यानी जो पहले कैरिकुलम चलता था वो जॉयलेस लर्निंग थी, जिससे लर्निंग में कोई मजा नहीं आ रहा था, है ना, जॉयलेस लर्निंग थी, जॉयफुल नहीं, यहाँ पे लेस लिखा है, आप ध्यान में रखिएगा। स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम था, टेक्स्ट बुक एज ए ट्रूथ, यानी टेक्स्ट बुक ओनली द सोर्स ऑफ लर्निंग था, यानी टेक्स्ट बुक ही एक ऐसा साधन था जिसके थ्रू बच्चे पढ़ सकते थे, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस जो था वो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर था और टेक्स्ट बुक का, यानी जो पाठ्य पुस्तक का जो लैंग्वेज था ना, वो डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज किया जा रहा था। लैंग्वेज क्या था, डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो यूज नहीं था, एक अलग तरह का लैंग्वेज था जिससे बच्चों को पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही थी। तो ये सब प्रॉब्लम था जिसको दूर करने की कोशिश की गई है, किसमें, एनसीएफ 2005 के थ्रू, और कुछ गाइडलाइन प्रिंसिपल दिए गए हैं, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या गाइडलाइन प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेसिक स्पिरिट बिहाइंड द एनसीएफ 2005, यानी 2005 एनसीएफ बनाने के पीछे जो भावना थी, है ना, स्पिरिट थी, वो क्या थी। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलीव इन एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म वाले जो लोग थे वो क्या बिलीव करते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ठीक है, इस पर बेस्ड इसको माना गया कि हम इसी तरह का डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट टाइप की क्या होगा, सिलेबस होगा, कैरिकुलम होगा, ठीक है ना, जहाँ पे बच्चों को मौका दिया जाएगा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करने के लिए।
टीचर क्या रहेगा, टीचर सेंटर एजुकेशन को दूर ले गया गया और किस पर फोकस किया गया, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो सेंटर में रहेंगे और जो भी सिलेबस हम बनाएंगे, जो भी हम मेथड यूज करेंगे, जो भी हम टेक्निक यूज करेंगे क्लासरूम में, वो बच्चों के लिए होगा, बच्चों के इर्द गिर्द घूमेगा। ऐसा नहीं कि जो टीचर के लिए होगा हर चीज, क्योंकि क्या है, हम पढ़ा किसको रहे, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों के अकॉर्डिंग हर चीज होनी चाहिए। तो टीचर वहां पे क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, है ना। टीचर एज अ फैसिलिटेटर बनाना था। टीचर के का क्या काम होगा, सुविधा प्रदान करेगा बच्चों को, है ना। बच्चे जब कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो टीचर का क्या काम होगा, बच्चों को सुविधा देना। इवेल्युएशन एज अ टूल टू फाउंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट रेदर देन वीकनेस। अब बच्चों का जब इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो वो मूल्यांकन किस बेसिस पर होना चाहिए कि हमें देखना है कि बच्चे की स्ट्रेंथ कहाँ है। ऐसा नहीं कि हम बच्चे की कमियां ढूंढते रहेंगे, हमको बच्चे की, हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा। ऐसा नहीं कि इस बच्चा बिल्कुल डम हो गया, बच्चा कुछ नहीं जानता होगा, हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होगी, उस क्वालिटी को हमें ढूंढना है ना। ये पर्पस था एनसीएफ 2005 बनाने का। फ्रीडम टू लर्न एंड पार्टिसिपेशन, एनसीएफ में क्या बताया गया कि हर बच्चे को क्या देना है, आपको फ्रीडम देना है, आपको आजादी देना है कि वो लर्न करे और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, यानी इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये जो जितने भी आपको लाइन दिए हुए हैं ना, आप ध्यान में रखिएगा, एक एक लाइन क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आ जाता है, तो इसलिए हर लाइन को, हर स्टेटमेंट को आप पढ़िएगा, है ना। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड यूनिवर्सलाइजेशन इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी रहनी, और यूनिवर्सलाइजेशन इन एजुकेशन क्या मतलब है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है एंड इक्वलिटी की बात करनी है ना। कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड वेज, यानी यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड करने की बात की गई है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड वे होना चाहिए क्लासरूम में हर बच्चा आपके लिए इक्वल है और सबके साथ आपको इक्वल बिहेवियर शो करना है, इक्वल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना है हर बच्चे को। ठीक है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर से बिलोंग करता हो, है ना, हर चीज को आपको नजरअंदाज करके सबको इक्वल वैल्यू और वेज के रूप में देखना है। ठीक है, तो ये था एनसीएफ 2005 बनाने का बेसिक्स। अब किस किस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने की बात की गई है, तो सबसे पहले लैंग्वेज पर बात की गई है, मैथमेटिक्स पर बात की गई, कंप्यूटर पे बात की गई है, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, है ना, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस एंड वर्क एजुकेशन, इन सब सब्जेक्ट पर एनसीएफ 2005 पे बात की गई है। आप सब्जेक्ट को ध्यान से देखिएगा, कोई भी इधर उधर करके कोई नया सब्जेक्ट डाल देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब एक एक करके सारे सब्जेक्ट में क्या बताया गया है वो हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले लैंग्वेज का देखेंगे कि कैरिकुलर एरिया, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट। उसमें सबसे पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज किया गया है ना। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसने दिया था, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जो फर्स्ट लैंग्वेज होगा किसी भी बच्चे का, या तो उसका मदर टंग होगा या तो कोई रीजनल लैंग्वेज होगा, उसका जो लोकल रीजनल लैंग्वेज जो उसके आसपास में भाषा बोली जाती होगी वो होगा, या तो मदर टंग होगा। मान लीजिए कोई हिंदी बोलने वाला बच्चा है, बचपन से उसने हिंदी बोलना ही सीखा है, उसकी मदर टंग हिंदी है, तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी, उसकी मदर टंग होगी, वो हिंदी होगी। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले बच्चों के लिए अलग है और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले बच्चों के लिए अलग है। जैसे नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे तो ज्यादातर आपको हिंदी स्पीकिंग स्टेट मिलेंगे, लेकिन अगर आप साउथ में चले जाओगे, है ना, अगर आप साउथ, मान लीजिए ये इंडिया का एक इंडिया का ये आप मैप देखें तो ये जो साउथ वाले स्टेट है ना, ये नॉन हिंदी वाले हैं। इसमें क्या चलता है, इन लोग का मदर टंग क्या होगा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये चलता है। लेकिन ये जो नॉर्थ वाले जो स्टेट पाए जाते हैं, जैसे यूपी, बिहार, है ना, एमपी, तो यहाँ पर ना हिंदी स्पीकिंग स्टेट होते हैं। तो यहाँ वाले बच्चों के लिए मदर टंग क्या होगा, हिंदी होता है, और यहाँ वाले के लिए तमिल, तेलुगु होता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज इन बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, और इन लोग के लिए हिंदी। अब हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए क्या बोला गया है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश। जो हिंदी स्पीकिंग वाले स्टेट वाले बच्चे हैं उनका सेकेंड लैंग्वेज क्या होगा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, वो संस्कृत भी हो सकता है, वो इंग्लिश भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो या तो वो संस्कृत रखेगा या तो वो इंग्लिश रखेगा। ठीक है,
और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले बच्चे के लिए जो हिंदी नहीं जानते हैं या तो वो हिंदी रखेगा या तो इंग्लिश रखेगा। समझ में आया? ये किसकी बात हो रही है? ये सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले बच्चे हैं या तो हिंदी रखेंगे या तो संस्कृत रखेंगे सेकंड लैंग्वेज में या तो इंग्लिश रखेंगे। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले बच्चे हैं तो उनकी मदर टंग तमिल तेलुगु है तो वो सेकंड लैंग्वेज में या तो हिंदी रखेंगे या तो इंग्लिश रखेंगे, दोनों में से कोई एक रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लैंग्वेज क्या होता है। थर्ड लैंग्वेज में क्या रखेंगे? हिंदी स्पीकिंग स्टेट द थर्ड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश और ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मान लीजिए कि सेकंड लैंग्वेज हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाला बच्चा इंग्लिश रख लिया है तो थर्ड लैंग्वेज वो क्या रख लेगा? संस्कृत रख लेगा। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाला बच्चा मान लीजिए सेकंड लैंग्वेज हिंदी रखा है तो थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश रख लेगा। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज रखना है, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आपका फर्स्ट लैंग्वेज अलग होना चाहिए सेकंड से, सेकंड अलग होना चाहिए थर्ड से। ये हिंदी और नॉन हिंदी दोनों स्टेट के लिए बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स के लिए क्या बातें बताई गई हैं, क्योंकि देखिए इसलिए इस एक एक सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाना ज़रूरी समझा क्योंकि हर सब्जेक्ट के पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं एनसीएफ में मैथ्स के लिए क्या बताया तो मैथ्स पेडागोजी में पूछ लिए जाएंगे कि क्या बताया है एनसीएफ में मैथ्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। मैथ्स के लिए बताया गया है कि डेवलप इंटरेस्ट बाय गोइंग फार बियॉन्ड बेसिक स्किल, यानी बेसिक स्किल से आपको ऊपर लेके जाना है। इस तरह का बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप कराना होगा क्लासरूम में। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है। बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड एक्टिव लर्निंग स्किल को डेवलप करना है। ये मैथ एजुकेशन, मैथ सब्जेक्ट के लिए कुछ गाइडलाइन बताई गई है। साइंस के लिए क्या बताई गई है? पेडागोजी ऑफ लर्निंग साइंस शुड बी डिजाइंड टू एड्रेस एम ऑफ ए लर्निंग साइंस, यानी साइंस की जो लर्निंग होगी उसकी पेडागोजी यानी जो शिक्षा जो आपको पढ़ाना है साइंस, उसको इस तरह से आपको डेवलप करना है, इस तरह से डिजाइन करना है कि वो जो साइंस पढ़ने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो, है ना। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरोसिटी, एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी बच्चों को प्रमोट करना है कि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े, एस्थेटिक सेंस बढ़े, क्रिएटिविटी बढ़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उनका लगाव बढ़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन, कंसर्न फॉर लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ को लेके उनका कंसर्न बढ़े, है ना, ऑनेस्टी बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया जाने से जाए, जिसमें स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी हमने ईवीएस हम पढ़ते आ रहे हैं ना, ईवीएस क्या है? ईवीएस है इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इन्वायरमेंटल स्टडी में किसको किसको इंक्लूड किया गया है? साइंस को इंक्लूड किया गया है ना, सोशल साइंस को इंक्लूड किया गया है, और हम इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को भी इंक्लूड करके हमको प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना है। यानी हमको अलग से नहीं पढ़ाना, इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना है, वही यहाँ पर बात बताई गई है। ठीक है ना, जिसको हम किसको क्या बोलते हैं? ईवीएस बोलते हैं प्राइमरी लेवल में। ठीक है, सोशल साइंस कैसा होना चाहिए? सोशल साइंस हमारा होना चाहिए सब्जेक्ट इंक्लूड इन स्कूल टू असिस्ट स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स इन ऑर्डर टू चूज एन एप्रोप्रिएट यूनिवर्सिटी कोर्स एंड और कैरियर। यानी सोशल साइंस आपको इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे ऐसे सब्जेक्ट को चूज करें जो कि आगे चल के उनकी यूनिवर्सिटी और कोर्स को क्या करे, कोर्स और यूनिवर्सिटी कैरियर में वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करे। ठीक है ना। टू प्रोमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड क्रिएटिव थिंकिंग टू द सिटीजन्स ऑफ द टुमारो। यानी हम सोशल साइंस और सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं? एक सोशल साइंस से एक तरह से हमें हमारा जो मोरल डेवलपमेंट होता है, एक हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं, है ना, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है, इसलिए हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। आर्ट एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाट आर्ट एजुकेशन, वो हम देखेंगे। द complete development of the student personality and mental health to appreciate cultural heritage and develop respect for each other's work and connect to environment। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्ट एजुकेशन को क्यों इंक्लूड किया गया? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है हमें, है ना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है,
उसके लिए स्टूडेंट की पर्सनालिटी को डेवलप करना है, मेंटल हेल्थ बच्चे का अच्छा रहे, बच्चा डिस्टर्ब नहीं रहे, अप्रिसिएट कल्चरल हेरिटेज, यानी बच्चों के जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनके कल्चरल हेरिटेज को आपको क्या करना है, अप्रिसिएट करना है, रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए हमारे मन में क्या रहे, एक रिस्पेक्ट की भावना रहे, है ना, आदर सम्मान रहे, है ना, और हमारा क्या रहे, कंसर्न रहे इन्वायरमेंट से। इसलिए हम आर्ट एजुकेशन को पढ़ाते हैं जिसमें बच्चे की पर्सनालिटी और मेंटल डेवलपमेंट पर हमारा जोड़ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात क्या करते हैं, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, डिजीज, एक्सीडेंट, फिजिकल फिटनेस अमंग द चिल्ड्रन। यानी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पर्पस ये है कि हमारा क्या ध्यान रहना चाहिए कि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमें ओवरऑल बच्चों के हेल्थ, उससे हेल्थ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज है उसके रीजन, क्यों डिजीज होते हैं, कैसे प्रिवेंशन लेना है, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ डिजीज, एक्सीडेंट से कैसे बचना है, फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करना है ना, फिजिकल फिटनेस पर कैसे ध्यान देना है, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है किसमें, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में। To help children grow as a responsible citizen by inculcating them in a certain social and moral value through a game, sports, NCC, Red Cross, स्काउट्स एंड गाइड। तो इसलिए क्या किया कि बच्चे क्या बोले, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बचपन से ही बने। इसके लिए बच्चों में सोशल एंड मोरल वैल्यू को भरना है, और भरने के साथ साथ बच्चों में गेम्स के थ्रू बच्चों में क्या करना, हार जीत को सिखाना है, गेम्स के रूल्स बच्चे समझेंगे, स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे, बच्चों को एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउट एंड गाइड में हमको बच्चे को इंक्लूड करना है, पार्टिसिपेट करने का मौका देना है, ठीक है। स्टडी ऑफ पीस, है ना, ये क्या है, स्किल दैट डेवलप एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज सच एज लिसनिंग एंड पेशेंस। देखिए आजकल का जो जमाना है, आजकल जो इरा चल रहा है, इसमें क्या है कि आप लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है, लोग किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना सुनते हैं, ना लोगों में पेशेंस है, हर जगह भाग दौड़ लगी हुई है। तो स्टडी ऑफ पीस यानी जो शांति का पाठ हमें पढ़ाना है बच्चों को, उसमें सबसे पहले हमें यही देखना है कि बच्चे क्या सके, लिसनिंग स्किल बच्चे की अच्छी डेवलप होनी चाहिए, यानी बच्चे सुने पहले, है ना, कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है, और विथ पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत हड़बड़ी में हम सुनना नहीं चाहते हैं, पूरी उथल पुथल मची हुई है आपके माइंड में, इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए स्टडी ऑफ पीस, मेडिटेशन की हम बात करते हैं। एक्सेप्टेशन ऑफ डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड स्टडी एंड वर्क, यानी आपको आपकी जो एटीट्यूड होनी चाहिए आपके वर्क के प्रति, आपके काम के प्रति, आपके पढ़ाई के प्रति, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है ना। दस द कैरिकुलम ऑल्सो इनकलकेट पीस एंड डेमोक्रेसी इन द स्टूडेंट, यानी बच्चों में एक डेमोक्रेटिक की भावना आनी चाहिए, है ना। सहनशीलता, न्याय, अंत संस्कृति, समझ और नागरिक जिम्मेदारियों का विकास करना ही क्या है, स्टडी ऑफ पीस का पर्पस है, ठीक है। वर्क एजुकेशन क्यों लाया गया है, वर्क related education is made as an integral component of the school curriculum in the form of work experience, work education, SCPW, craft education, life orientation education, प्री वोकेशनल एजुकेशन एंड जेनरिक एजुकेशन। यानी बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी डेवलप हो, जैसे बच्चे SCPW की क्लास होती है, क्राफ्ट एजुकेशन होता है, इन सब चीज़ों में भी आगे बढ़े, इसलिए हम वर्क एजुकेशन को इसमें हमने इंक्लूड किया है। टू डेवलप स्किल, पॉजिटिव एटीट्यूड, वैल्यू थ्रू द वर्क एंड ऑल्सो डेवलप वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसी, यानी बच्चों में वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड को, वैल्यू को, स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम वर्क एजुकेशन को लेकर आए। कंप्यूटर का किस लिए हम इंक्लूड करते हैं, तो कंप्यूटर किस लिए लिया गया है, इनेबल स्टूडेंट एक्सेस सोर्स ऑफ नॉलेज, इंटरप्रेट देम एंड क्रिएट नॉलेज रेदर देन पैसिव यूजर। यानी बुक क्या है, एक पैसिव सोर्स है, बुक में हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कंप्यूटर, क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू हम अलग अलग नॉलेज को गेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, क्रिएट करते हैं नॉलेज का। इसलिए कंप्यूटर एजुकेशन को हम एक्सप्लोर कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है ना, नई नई टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, हम रूबरू होते हैं। इसलिए कंप्यूटर एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है एनसीएफ में। तो इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को डाला ताकि अगर किसी सब्जेक्ट में पूछा जाए कि साइंस एजुकेशन, साइंस किस लिए एनसीएफ में साइंस के बारे में क्या बताया गया है, मैथमेटिक्स के बारे में क्या बताया, तो आप इजली उसका आंसर दे सको, ठीक है।
स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, एनसीएफ ने क्या बताया है, ठीक है, क्योंकि एनसीएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान में रखिएगा। फिजिकल इन्वायरमेंट हैज़ टू बी मेंटेन फेवरेबल टू द स्टूडेंट टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेट, लाइट एंड वेंटिलेशन। यानी जो फिजिकल इन्वायरमेंट यानी क्लासरूम की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसमें कैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर लाइट होना चाहिए और वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा आने जाने की जगह होनी चाहिए, तभी तो बच्चे वहाँ पे ईजी वे में पढ़ पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट टीचर रेशियो आपका मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 60 बच्चे हैं और एक टीचर सारे बच्चों को हैंडल कर रहा है, इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। हाइजीन पर यानी साफ सुथरा होना चाहिए, है ना, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके स्कूल में बाउंड्री ही नहीं है, सामने रोड है और बच्चे रोड की तरफ चले जाए और उनका एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ना। स्कूल शुड बी ऑल्सो ट्रीट स्टूडेंट विथ इक्वलिटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड राइट ऑफ द स्टूडेंट। यानी स्कूल का काम है कि बच्चे को इक्वलिटी प्रदान करे, जस्टिस दे, रिस्पेक्ट दे, डिग्निटी दे, राइट ऑफ द स्टूडेंट के सारे राइट्स को प्रोवाइड करे। Give equal opportunity for all students to participate in activity without any bias। यानी सारे बच्चों को आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है ना, कोई भी बिना भेदभाव के, किसी भी बायस्डनेस के साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की है तो ये काम करेगी, लड़का है तो वो काम करेगा, अच्छा ये डिसएडवांस बैकग्राउंड से आता है तो इसको ये काम नहीं करने देंगे, है ना, तो इस तरह का नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे आपके लिए इक्वल है और सबको आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की पॉलिसी को इंक्लूड करना है ना, हैज टू बी इन पार्ट ऑफ स्कूल वेयर द डिफरेंटली एबल एंड चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनाइज्ड सेक्शन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। कहने की बात वही है कि सारे बच्चे, नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे एक ही छत के नीचे एक ही एजुकेशन को क्या कर सके, फॉलो कर सके, है ना। The school should also be well equipped with library, laboratory and educational technology। लेबोरेटरी यानी स्कूल में क्या होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होना चाहिए, एक लेबोरेटरी होना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लाइब्रेरी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बुक होना चाहिए, है ना, कि बुक्स बच्चे जाए, अलग अलग एज ग्रुप को क्या करे, एज के नीड को फुलफिल करता हो, इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाले बुक होने चाहिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी है यानी कंप्यूटर लैब होना चाहिए स्कूल में बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें एनसीएफ में बताई गई हैं, ठीक है। अब 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। क्या 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल एनसीएफ ने दिए हैं। पहला है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी आपको रियल लाइफ वर्ल्ड से बच्चों को इंक्लूड कराना है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराना है। कोई भी अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल देना है बच्चों को। मान लीजिए हम अगर क्लासरूम में फूड के बारे में बता रहे हैं तो फूड से रिलेटेड कौन है, जैसे फार्मर है तो आप फार्मर को क्लासरूम में बुला कर लाइए। बच्चे फार्मर क्या करेंगे, अपने फार्मिंग के बारे में, फूड के बारे में बच्चों को बताएंगे, ठीक है। इसीलिए बोलते कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर ही आपको नॉलेज को नहीं रखना है, आपको बाहर ले जाना। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे बच्चों को ले जाइए, फील्ड ट्रिप पे बच्चों को ले जाइए, वहाँ पे आप उस चीज़ को बताइए, है ना। जैसे बच्चों को डिजीज़ के बारे में आप बता रहे हो तो डिजीज़ के बारे में बताने के लिए आप डॉक्टर को क्लासरूम में लाइए, जिसको हम कम्युनिटी हेल्पर के नाम से जानते हैं। तो वो डॉक्टर डिजीज़ के बारे में प्रिवेंशन बताएगा, सिम्टम्स बताएगा। तो रियल लाइफ बच्चों को प्लांट पढ़ा रहे हो तो आप प्लांट के पास ले जाइए, बच्चे को एक एक चीज़ बच्चे छुएंगे, महसूस करेंगे, उससे वो उनकी जो नॉलेज होगी, एस्थेटिक सेंस होगी, क्रिएटिविटी होगी, इंटरेस्ट होगी, सब क्या होगी, डेवलप होगी। इंश्योर दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड, है ना, यानी आपको ये तय करना होगा कि बच्चे रटाफिकेशन से दूर जाए। रोट लर्निंग पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको रोट लर्निंग से दूर लेके जाना है, यानी रटंत विद्या, रटंत प्रणाली से आपको बच्चे को दूर ले जाना। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझे, है ना, और तब अपने माइंड में उसको फिट करे, रट के फिट नहीं करना है ना। Enrich the curriculum to provide for overall development of children rather than remain textbook centric, यानी टेक्स्ट बुक वन ऑफ द सोर्स हो, ओनली सोर्स ना हो। टेक्स्ट बुक से भी बाहर बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है, बहुत सारे अदर सोर्सेस को आपको यूज करना है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, है ना। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ, यानी एग्जामिनेशन जो
एग्जामिनेशन का जो यानी जो परीक्षा का बच्चों में डर रहता है उसको आपको कम करना है, उसको फ्लेक्सिबल बनाना है ना। ऐसा नहीं कि एकदम टफ और स्ट्रिक्ट रूल रहना चाहिए एग्जामिनेशन का जिससे बच्चे डरे रहे और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। और इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ, यानी एग्जामिनेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के क्लासरूम लाइफ से मिलता हुआ होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय द केयरिंग कंसर्न विद द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री, यानी आपको नर्चरिंग करना, ओवर राइडिंग आइडेंटिटी को, बच्चों को केयर करना है, डेमोक्रेटिक पॉलिसी को आप क्लासरूम में और कंट्री के थ्रू आपको क्या करना है, ये बच्चों में इंक्लूड करना है ना। तो ये 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल है जिसने किसने दिया, एनसीएफ ने दिया। एक क्वेश्चन है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2000 डेराइव इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो कॉन्सेप्ट है वो किससे प्रभावित है, क्या वो ह्यूमनिज्म से प्रभावित है, बिहेवियरिज्म से है, कंस्ट्रक्टिविज्म से या कॉग्निटिव थ्योरी से है। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि किससे डेवलप हुआ है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट से। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है, रचनावाद से। रचनावाद का मतलब है कि बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, आपको क्या देना, एक गाइड देना है, आपको टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा और बच्चे अपना काम खुद करेंगे। आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। National Curriculum Framework recommended environmental study to be taught as an integral curricular area at the primary level, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने बताया कि इन्वायरमेंटल स्टडी जो होना चाहिए वो कैरिकुलम में इंक्लूड करना है प्राइमरी लेवल पे। वो कब किया गया, कब इन्वायरमेंटल स्टडी को प्राइमरी लेवल में इंक्लूड किया गया, तो क्या वो 2005 में, तो 1988 में, 2000 में या 1975 में। तो 2005 का जो लास्ट वाला एनसीएफ आया था ना, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडी को प्राइमरी लेवल में पढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।